हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 18 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला, तूतीकोरिन, हल्दिया, मैंगलोर। देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में पड़ता है, हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है और मैंगलोर जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल में से एक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला, यानी तूतीकोरिन। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में से होकर बहती हैं? कर्मनाशा, दामोदर, ताप्ती, कोयल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक भ्रंश घाटी भूगर्भीय रिफ्ट या भ्रंश द्वारा बनाई गई कई भूमियों या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रैखिक आकार की निम्न भूमि है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टान स्तंभ से नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां जो है लंबी, सकरी या फिर गहरी हो सकती हैं। भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों में नर्मदा, दामोदर और ताप्ती शामिल है। यानी कि एक तो नर्मदा नदी है और दूसरी आपकी ताप्ती है और तीसरी दामोदर है। तो यहां पर दामोदर और ताप्ती दी हुई है, कर्मनाशा और कोयल नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला, यानी केवल 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। कथन, द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कारण, द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, लगभग 600 से लेकर 300 मिलियन वर्ष पूर्व द्रविड़ क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आईं और इस प्रणाली की अधिकांश चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र से उत्तर यानी हिमालय और गंगा के मैदान में खास करके ये पाई जाती हैं। और ये चट्टानें उमरिया के निकट निम्न पर्मियन युग के एक या दो छोटे खंडों को छोड़कर प्रायद्वीपीय भारत में ये नहीं पाई जाती हैं। यानी यहां पर कथन में कहा गया है कि द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि गलत है। ये प्रायद्वीपीय जो खंड है वहां पर उमरिया के निकट कुछ चट्टानें हैं, ज्यादा चट्टानें नहीं हैं। तो कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो खास करके ये वाली सेल प्रणाली है, तो इस प्रणाली की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं जो इन चट्टानों की उम्र निर्धारित करने में सहायता करते हैं। तो यहां पर कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, यानी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। चौथा प्रश्न है आपका, हिमालय भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किन प्रकारों से प्रभावित करता है? आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिसके कारण वर्षा होती है। यह मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यह जेट धारा को दो शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में हिमालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च तुंगता, लंबाई और दिशा के आधार पर यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावी रूप से यह रोकता है और वह बर्फबारी या वर्षा के रूप में वर्षा का एक कारण बनता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। देखिए, ये मध्य एशिया की जो ठंडी महाद्वीपीय वायु राशियां हैं इनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है। हिमालय जेट धारा को दो शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उग सकते हैं। गूदेदार पत्तियां, धसारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ, मूल और बट्रेस रूट्स इनकी विशेषताएं हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। देखिए, मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूं, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आपकी जो पृथ्वी है इसको बीचों बीच से एक रेखा डाली गई है जिसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसको इक्वेटर लाइन, विषुवतीय अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है इसे। इसके नॉर्थ में ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23 सही 1/2 डिग्री, और ऐसे ही दक्षिण में 23.5 सही 1/2 डिग्री साउथ में। तो ये दोनों जो है ये कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको उष्णकटिबंध बोला जाता है। अब देखिए, इससे ऊपर 0 डिग्री से ऊपर 23.5 से ऊपर जो 30 डिग्री अक्षांश है उत्तरी वाला, और सेम ऐसे ही नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री दक्षिणी वाला जो अक्षांश है, तो इनके बीच का ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला ऊपर और नीचे, इसको उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। तो आई होप आपको उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो मैंग्रोव वनों की बात करें तो मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण सहिष्णु पादप समुदायों का एक विविध समूह है, जो मुख्य रूप से 24 डिग्री उत्तरी और 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये पाया जाता है, क्योंकि ये ठंडे स्थानों में नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और प्रतिदिन ज्वारीय जल प्लावन जैसे सीमांत कारकों के कारण विभिन्न रूपात्मक और क्रियात्मक अनुकूलनों को दर्शाते हैं। गूदेदार पत्तियां, धसारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, अवस्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण पश्चिम बंगाल में है, यानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो मैंग्रोव आवरण है वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में इसका बनावरण जो है, प्रस्तुत मैं बता दे रहा हूं, ये है 42.45% वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका गुजरात का स्थान आता है। देखिए, ध्यान रखना, सेकंड नंबर पर फिर आपका गुजरात आता है। गुजरात में मैंग्रोव वन लगभग 23.66% हैं। वहीं आपके अंडमान और निकोबार की बात करें, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहां पर मैंग्रोव वनों का प्रतिशत जो है लगभग 12.39% है। इस पहले नंबर पर मैंग्रोव वनों के मामले में भारत में वेस्ट बंगाल आता है, दूसरे नंबर पर गुजरात आता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का डी, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। देखिए, कोयला भंडारण के जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले आपका झारखंड का नाम आता है। झारखंड में कोयला भंडारण लगभग 83.15 बिलियन टन है। यानी कितना है ये? 83.15 बिलियन टन रिजर्व झारखंड में है। इसके बाद झारखंड के बाद ओडिशा का नंबर आता है, ओडी यानी ओडिशा, और ओडिशा में लगभग ये है 79.30 बिलियन टन, यानी 79.30 बिलियन टन भंडार आपके ओडिशा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, सीजी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लगभग 57 बिलियन टन कोयला का भंडार है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे बारानी खेती के रूप में भी जाना जाता है? वर्षा आधारित खेती, शुष्क भूमि खेती, आर्द्र भूमि खेती, सीढ़ीदार खेती। जब वर्षा का पानी फसलों की नमी का एकमात्र स्रोत होता है तो इसे वर्षा आधारित खेती के रूप में जाना जाता है, जिसे उत्तरी पंजाब में, यानी इसको जो आपका उत्तरी पंजाब रीजन है, इसमें बारानी खेती कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 95 का ए वाला, यानी वर्षा आधारित खेती को उत्तरी पंजाब में बारानी खेती कहा जाता है।
8वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में स्रोत हैं। ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी मध्य भारत में गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है और यह नदी समुद्र तल से 752 मीटर ऊंची सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तो ताप्ती नदी जो है कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, एमपी में बैतूल जिला और बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ब्यास की बात कर लेते हैं तो ब्यास नदी का उद्गम कुल्लू में रोहतांग दर्रे के दक्षिणी भाग से समुद्र तल से लगभग 4361 मीटर ऊंचाई से होता है और यह पंजाब राज्य में सतलज नदी में मिलने से पहले लगभग 470 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। और ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है, सिंधु की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। यह प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है। इसके बाद आपकी जो अगली नदी है सिंधु नदी है। तो सिंधु एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में तिब्बत के पठार से होता है और यह नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर गिलगिट बाल्टिस्तान की ओर बहती है और इसके बाद पाकिस्तान की पूरी लंबाई को तय करते हुए सिंध के बंदरगाह शहर कराची के निकट अरब सागर में ये मिल जाती है। यानी इसका उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर झील में है। अगली नदी आपकी जो है ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा का उद्गम नर्मदा कुंड नाम के छोटे से जलाशय से होता है जो पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य में मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो निकलती है मैकाल पर्वत श्रेणी से और ये जो नदी है ये नदी भरूच के ठीक नीचे 21 किलोमीटर चौड़े एक मुहाने के माध्यम से खंबात की खाड़ी में ये प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम हैं? ये आपको बताना है कि इनमें से मानव विकास सूचकांक के आयाम कौन कौन से हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, अगला है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा। यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मानव विकास सूचकांक मानव जीवन के स्तर को मापने का एक वैश्विक पैमाना है और इसे 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। इस सूचकांक में 3 आयाम हैं जिनमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय आ जाती है, जीवन प्रत्याशा आ जाती है और शिक्षा आ जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये आपको बताना है। ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल। भारत निर्माण योजना की शुरुआत जो है सन 2005-06 के बीच में हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इसके 6 प्रमुख घटक हैं जिनमें सड़क, जलापूर्ति यानी पेयजल, आवास, इसके अलावा दूरसंचार भी है इसमें और इसके अलावा यहां पर सिंचाई भी है, विद्युत है इसमें। तो यहां पर क्या नहीं है? यहां पर देखिए ग्रामीण स्वच्छता इसमें नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा 10वें का ए, यानी ग्रामीण स्वच्छता इसमें शामिल नहीं है। बाद बाकी ये 3 घटक और ये वाले 3 यानी 6 घटक टोटल इसमें शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।